कैचअप प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हुए हाई स्कूल के सभी शिक्षक और आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है और इसमें लिखा है शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रथम 3 महीने विद्यालयों में चलाए जाने वाले कैचअप कोर्स के संचालन को। ये कैचअप कोर्स जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए, और जब सभी बच्चों के लिए है तो स्वाभाविक है कि सभी शिक्षकों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से रिलेटेड। आखिर इस कैचअप कोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी जो है एक वैश्विक समस्या है और इस कोविड के चलते सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वह बच्चों की शिक्षा पर। वैसे तो जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इस कोविड महामारी से प्रभावित न हो, लेकिन बच्चों की शिक्षा बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। करीब 10 महीनों तक स्कूल बंद रहे और इससे ऐसा लगता है कि बच्चे अगली कक्षा में जाने के लायक नहीं। लेकिन ये भी सत्य है कि बच्चों को उनकी एज के हिसाब से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के प्रावधानों के मुताबिक अगली कक्षा में प्रमोट करना है। उनकी एज के हिसाब से उनका कक्षा में अध्ययन होना चाहिए। तो जो लर्निंग लॉस हुआ, लर्निंग लॉस को समझने के लिए हमें समझना होगा लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या होता है? हम सब बीएड किए हैं, तभी हाई स्कूल में टीचर हैं। हाई स्कूल प्लस 2 में टीचर के लिए मिनिमम जो प्रशैक्षणिक योग्यता है वह बीएड की। जब बीएड किए तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या था? लेसन प्लान। 40-40 लेसन प्लान बनाते थे। उस लेसन प्लान में सबसे पहले लिखते क्या थे? लर्निंग आउटकम। लेकिन दुर्भाग्य से ट्रेनिंग के बाद लर्निंग आउटकम शब्द हमारे दिमाग से भी बाहर चला गया। यानी हम जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों ने लर्न क्या किया? लर्निंग क्या होता है? मॉडिफिकेशन और बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। अगर हम कोई लेसन पढ़ा रहे हैं और पढ़ने के बाद बच्चा वैसे ही है जैसा पढ़ने के पहले था, तो फिर लर्निंग नहीं। लर्निंग नॉलेज से डिफरेंट चीज है। लर्निंग का मतलब यह है कि हमारे व्यवहार में बदलाव आना चाहिए और जो शिक्षा मिल रही है उसके अनुरूप होना चाहिए। उल्टी भी तो हो सकती है कि हम ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं और बच्चा बेईमानी सीखता है। तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए? जिसका सकारात्मक बदलाव। अब चूंकि लर्निंग लॉस हुआ है, पूरे साल भर के कोर्स को 3 महीने में समेटना संभव नहीं है, इसलिए बिहार सरकार के अंतर्गत राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना ने 3 महीने का कैचअप कोर्स का मॉड्यूल डेवलप किया। और इस कोर्स के मॉड्यूल को डेवलप करने में यूनिसेफ, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब जानते हैं, और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना का सहयोग मिला। और जब लर्निंग मटेरियल तैयार हो गया तो जिम्मेदारी थी कि एक टीचर तक ये कैसे पहुंचे। उस लर्निंग मटेरियल को और इस लर्निंग मटेरियल के माध्यम से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इसी को बताने के लिए आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। हमने जैसे बताया कि लर्निंग आउटकम क्या है हम सब जानते हैं, बस उसी जानकारी को थोड़ा सा फिर से जीवंत कर लेना है। और जो 1 साल का कोर्स है उसको SCERT ने अपने मॉड्यूल में समेट दिया, जिसे 14 लेसन में जो बातें सीखनी थी उसको 7 लेसन में कर दिया। करने के समय उसने टारगेट दिया कि कितने क्लासेस में, कितने पीरियड में इस आउटकम को हमें अचीव करना है। हमें मतलब बच्चों को। अब लर्निंग आउटकम का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। लैंग्वेज से ले लेते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और भाषा। बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ पढ़ी बोली जाती हैं और सिखाई जाती हैं बच्चों को। लैंग्वेज लर्निंग का प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है?
40। क्या? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इसको हिंदी में सर्वोपरि नाम से कोड करके भी लोग जानते हैं। चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, 4 ही स्किल होती है प्राइमरी लेवल। इसके आगे क्या होता है? अब इंग्लिश में कोई भी पाठ अगर हम पढ़ते हैं तो उस पाठ विशेष का भी एक लर्निंग आउटकम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 9th क्लास का पहला लेसन क्या है इंग्लिश का? धर्म योद्धा। अर्जुन चरण शेट्टी ने जो लिखा है नाटक धर्म योद्धा, पढ़ते पढ़ाते होंगे। तो उसमें लैंग्वेज इफिशिएंसी जो है चारों तो आनी ही चाहिए। लिसनिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग आनी चाहिए, राइटिंग आना चाहिए। तो चारों लर्निंग स्किल के साथ क्या आनी चाहिए? वो है सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। इस चैप्टर के पीछे मेन थीम क्या है? व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन? एक औरत की आइडेंटिटी क्या होती है, इस चीज को लेकर के एक बच्ची अपनी माँ से तर्क कर रही है। और विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग व्यक्तित्व निर्धारित किए। भारतीय नारी से जो अपेक्षा है वो किसी पाश्चात्य से अपेक्षा नहीं हो सकती। व्यक्तित्व भी संस्कृति की निर्मित होता है। संस्कृति और संस्कार को सिखाता है, वही व्यक्तित्व का निर्धारक है। तो जितने चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के लर्निंग आउटकम प्री डिटरमाइंड होते हैं। और एक अच्छे टीचर को क्लासरूम में जाने के पहले, पाठ को पढ़ाने के पहले, लेक्चर डिलीवरी के पहले खुद ये तय करना होता है कि इससे बच्चे में क्या बदलाव है। इसी चीज को SCERT द्वारा विकसित सारे मॉड्यूल्स में दिया गया है। चाहे वो साइंस का मॉड्यूल हो, आर्ट का हो, आर्ट बोलते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारी चीजें आती है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो या ऑल लैंग्वेजेस, इन सारे विषयों के चैप्टर वाइज लर्निंग आउटकम को डिटरमाइन किया कि ये लर्निंग आउटकम अचीव करना है। प्लस चैप्टर से मुख्य बातों को लिया गया। विज्ञान जो होता है या गणित क्या होता है, विशुद्ध विज्ञान है। अब विशुद्ध विज्ञान का मतलब तार्किकता होती है, क्रमबद्धता होती है। एक स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप संभव है। तो संभव नहीं है सारे चैप्टर्स को समराइज कर देना। फिर भी सारे चैप्टर्स में कुछ सूत्र हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स हैं जिनके माध्यम से पूरे विज्ञान की एक सामान्य समझ विकसित की जाती है, पूरे गणित की एक सामान्य समझ विकसित की जाती है। ये लर्निंग आउटकम एज के हिसाब से होते हैं, क्लास के हिसाब से होते हैं। क्लास 5 के बच्चे से पाइथागोरस प्रमेय की उम्मीद नहीं न की जानी चाहिए। हर बच्चे के लिए अलग अलग लर्निंग आउटकम निर्धारित। और वो जो मॉड्यूल आपको मिलेगा आजकल नेट पे उपलब्ध भी है, उसको आप जरूर पढ़िए कि वो क्या है, और उसी चीज को प्राप्त करने के लिए अपने स्तर से प्रयास करना है। ये जो बातें कही जा रही हैं SCERT के माध्यम से, यूनिसेफ और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से इतना खर्च करके जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसमें जो कुछ भी कहा गया है वो केवल और केवल मार्ग निर्देशन है, एक गाइडलाइन है। ये सारी चीजें आपसे अपेक्षा करती हैं कि इनमें दिए गए सुझाव प्रस्तुत सामग्रियों से आगे जाकर आप कोई इनोवेटिव आइडियाज लाएं और कुछ नवाचार करें, कुछ नए ढंग से अपने बच्चों को आप सिखाएं। हर क्षेत्र के बच्चों की मानसिकता अलग होती है, उस क्षेत्र की संस्कृति अलग होती है, समस्याएं अलग होती हैं। तो जो शिक्षक जहां है वहां के परिवेश को बेहतर समझ सकता है और उसके हिसाब से सुधार कर सकता है। इस ट्रेनिंग में एक और चीज बताई गई है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है? आप सोचिए, आर्ट मीन्स कला होता है, कला के कई रूप हैं, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट,
जितने डांसर हैं जो अपने शरीर के पोस्चर से बता देते हैं कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं, या एक वो भी कला का रूप है जो बिना बताए हुए, जैसे मूर्ति कला वगैरह, ये सब कला के विषय हैं। यानी आर्ट एज ए सब्जेक्ट जब होगा तो उसमें इन चीजों को करने का या बनाने का जो तरीका है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। बट जब हम ट्रेनिंग में बात करते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की, तो वहां हम कोई कलाकार नहीं पैदा कर रहे होते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कला के माध्यम से बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना। हाउ टू इनहेंस लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ ए लर्नर, ये वैज्ञानिक शोध के आधार पे ऐसा किया जाए। आज तक क्या था, हम लोग जब खुद पढ़े तो ककाहरा लिखने के लिए पता नहीं कितनी कनैठी चढ़ी थी, कितने झापड़ पड़े थे तब क लिखना आया। आज दंड को प्रतिबंधित कर दिया, बच्चे को दंडित कर दिया। आप खुद सोचिए, हम लोग इतना मैच्योर हो गए लेकिन फिर भी कोई हमारे मन पसंद की बात नहीं करता तो कितना दिन दुखी हो जाता, 2-4 दिन बातें बंद हो जाती। लेकिन उन मासूम बच्चों पे क्या बीतती होगी जिन्होंने दुनियादारी नहीं सीखी, जिनके अंदर एकदम निश्चल प्रेम है, उनको जब डांटते होंगे या मारते होंगे, उनकी प्रतिभा कुंठित होती थी और यही कुंठा समाज में कुंठा का कारण बन जाता। तो इसलिए बच्चों को मारने से रोका गया, और सिर्फ रोका नहीं गया बल्कि उनको और प्रेम पूर्वक अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की गई। अब ये कहा जा रहा है कि आप आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के माध्यम से यदि बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा बेहतर सीखेगा, बेहतर करेगा। याद कीजिए, बचपने में चौक पकड़ने के लिए, पेंसिल पकड़ने के लिए कितनी डांट फटकार पड़ती है, और थोड़ा सा क जो मानक रूप में है उससे डिफरेंट अगर लिख दिया तो फिर आज ये बात भुलाने की जरूरत है। आज बस ये बात जानने की जरूरत है कि बचपने से बच्चा चाहे जितनी उल्टी तिरछी लकीरें खींचे, उन लकीरों को खींचने दीजिए। वो लकीरें ही ज्ञान का आरंभ है। क्या अगर क से हट के या मानक से हट के कोई लकीर खींची जाती है तो उसमें मेरी डेक्सटेरिटी नहीं होती, हस्त कौशल नहीं होता? बिल्कुल होता है। आज का जितना कुछ मॉडल दिख रहा है ना, किसी जमाने में ये भी बिगड़ा हुआ रूप होगा। आपको विश्वास होगा, नेपोलियन के बारे में पढ़े होंगे, फ्रांसीसी क्रांति का नायक। और एक समय था फ्रांसीसी क्रांति के बाद कि कहा जाता था जब फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकता है। वह नेपोलियन बचपने में दुबली पतली लड़की की तरह दिखता था और एकांत में बैठ के आड़ी तिरछी लकीरें खींचा करता है। इसका मतलब चाहे नेपोलियन हो या कोई और बच्चा, वह कुछ भी खींचता है ना, कुछ भी करता है, तो उस समय उसके दिमाग में जो लकीरें बन रही हैं, जो उसके दिमाग में मैपिंग हो रही है, उसी को उकेर रहा होता है। ये बात और है कि हम उन लकीरों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, इसलिए अपने मानक के हिसाब से बच्चे को दंड करते हैं। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि शिक्षक भी कलात्मक हो, शिक्षा भी कलात्मक हो और पूरा वातावरण सृजनात्मक। सृजनात्मक का मतलब तो हम सब समझ रहे हैं। जो कुछ आज मेरे पास है, चाहे ये चश्मा हो या मेरा शर्ट हो या टेबल हो या यहाँ जो कुछ है, इनमें जिन चीजों को हम यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं, उनको किसी दूसरे रूप में यूज कर लें तो ये भी एक सृजन है। किसी भी तरह का सकारात्मक बदलाव अगर है तो वह सृजन है, और पूरे क्लास के वातावरण को सृजनात्मक बनाने की जरूरत है। तो ये कैचअप प्रोग्राम जो शुरू हुआ, इसके शुरू करने का मूल उद्देश्य यही है कि हम लर्निंग आउटकम जो है उसको अचीव करें, जो
गैप हो गया, लर्निंग लॉस हो गया, उसको कम समय में कैसे रिकवर करें। और हम लोग की हाई स्कूल +2 के टीचर्स हैं, तो हमें पता है कि 8वीं कक्षा के बच्चे हमारे पास 9वीं कक्षा में आए हैं, तो हमें 8वीं क्लास के अध्ययन सामग्री को 3 महीने यानी 60 डेज के नहीं 90 डेज पूरा है, और उन 90 डेज में 16 वर्किंग डेज होना चाहिए। 60 दिनों का आपका पीरियड वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला चीज, और 90 दिन टोटल है। तो इन 3 महीनों में हम 1 साल की 8वीं के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि 8वीं के लायक बच्चा हो जाए तब 9वीं में इंटर करे, ये हमारी अपेक्षा है। और इसके लिए जो निर्देश है, हम इन निर्देशों पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपको जब ये सामग्री मिलेगी, आजकल नेट पे है, आप देख भी सकते हैं, तो फिर आप भी चर्चा कीजिएगा। लेकिन मैंने बताया कि जो भी इसमें गाइडलाइन है वह अंतिम नहीं, प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है। उसमें आप कुछ खुद जोड़ने में सक्षम है। आपको 2 मिनट का समय मैं देता हूँ ब्रेन मैपिंग के लिए। अपने ब्रेन में ये सोचिए कि 1 साल के कोर्स को 3 महीने में बच्चों को पूरी तरह आत्मसात कराने के लिए, उनमें लर्निंग आउटकम को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और आप अपने विचारों के संग फिर 2 मिनट बाद आपका स्वागत करूंगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे और इसकी एक एक टॉपिक पे कुछ विस्तार से बातें करेंगे। तब तक के लिए आप ब्रेन मैपिंग को तैयार हो जाइए। बहुत बहुत